सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स बी सेक्शन के स्टूडेंट्स के लिए हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक पहले यूनिट के अंदर मेटल लिगेंड बॉन्डिंग के संबंध में हमने अब तक बात की है। और उसमें हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी कि किस प्रकार से वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी उनकी कमियां हैं, लिमिटेशंस ऑफ वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। फिर उसके बाद में हमने बात की क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के संबंध में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, और फिर हमने एक एक करके सभी प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड वो स्प्लिटिंग किस प्रकार से होती है। सबसे पहले हमने बात की ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, फिर हमने बात की टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, फिर हमने बात की स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में किस प्रकार से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने बात की कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को कौन कौन से कारक वो प्रभावित करते हैं, या जिसको अपन कहते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग CFT, CFSE या क्रिस्टल क्षेत्र पैरामीटर को प्रभावित करने वाले कारक, जिसको हम कहते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स। तो इसके बारे में हम पिछले टर्न पे बात कर रहे थे, जो कि CFT पर जो लेक्चर नंबर 12 था उसके बारे में मैं आपसे कह रहा हूँ। आज हम उसके आगे बात करेंगे। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने लोगों ने बात की थी कि किस प्रकार से जो मेटल का नेचर होता है वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को प्रभावित करता है। तो उसमें मुख्य रूप से हमने 3 बातें की थी कि अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसमें मेटल एटम एक ही है, एक ही प्रकार का मेटल है, तो उनमें से वो मेटल जिसके ऊपर अधिक चार्ज है या जिस पर अधिक आवेश है उसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू CFSE की वैल्यू ज़्यादा होगी। जैसे हम देख सकते हैं आयरन Fe2 और Fe+3 स्टेट में अगर वो कॉम्प्लेक्स बनाता है वाटर के साथ में, तो जो Fe3+ कॉम्प्लेक्स है उसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू CFSE की वैल्यू वो ज़्यादा होती है। दूसरा फैक्टर जो मेटल के चार्ज से ही संबंधित है, उसके नेचर से ही संबंधित है, कि मान लीजिए अगर हमारे पास पे दो कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसके अंदर मेटल्स वो अलग अलग हैं, लेकिन दोनों पर जो चार्ज है, आवेश वो समान है, तो उस केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वो इस पर डिपेंड करेगी कि दोनों में जो D इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें किस में ज़्यादा हैं। तो जिसमें D इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे उसके लिए CFSE की वैल्यू वो कम होती है। और तीसरी बात जो कि कैटायंस के संबंध में ही है, कि मान लीजिए अगर मेटल्स की मान लीजिए अगर हम बात करते हैं लिगेंड्स के संबंध में, कॉम्प्लेक्सेस के संबंध में, तो मेटल वो कौन से ट्रांजिशन सीरीज का है उसका उस पर निर्भर करेगा कि उसके लिए CFSE की वैल्यू का मान कितना होगा। अगर मेटल फर्स्ट ट्रांजिशन यानी 3D सीरीज का है तो उसके लिए वैल्यू कम होगी। अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल है अगर वो 4D सीरीज का है तो उसके लिए वैल्यू ज़्यादा होगी, और 5D सीरीज का है तो उसके लिए वैल्यू और भी ज़्यादा होगी। तो हम क्या देखते हैं कि 3D, 4D और 5D इन तीनों में डेल्टा की वैल्यू वो कंटिन्यूसली होती है वो बढ़ती जाती है। तो डेल्टा 0 उसकी वैल्यू वो 4D सीरीज और उसके बाद 5D सीरीज उसके लिए अधिकतम होती है। तो एक सीरीज नीचे वाले से हम लोअर से हायर लेवल पे जाते हैं, तो 3D से 4D में जाने पर, 4D से 5D जाने पर हम देखते हैं कंटिन्यूसली जो डेल्टा की वैल्यू है वो बढ़ती जाती है। तो हमने अब तक बात की कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। उसमें पहला कारक हमने कल अब तक जो बात की थी वो थी कि नेचर ऑफ कैटायन। आज हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ लिगेंड के संबंध में। तो नेचर ऑफ लिगेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो इसको हम कह सकते हैं कि नेचर ऑफ लिगेंड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसे 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें से पहला है साइज ऑफ द लिगेंड्स एंड इट्स पोलराइजेबिलिटी, यानी कि लिगेंड उसका आकार क्या है और उसकी ध्रुवणशीलता वो क्या है, उसके ऊपर वो निर्भर करता है। तो लिगेंड का आकार छोटा होने से अंतराय लिगेंड प्रतिकर्षण कम होगा, यानी कि छोटा साइज है तो इंटर लिगेंड रिपल्शन वो कम होगा। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, तथा लिगेंड धातु के अपेक्षाकृत अधिक नजदीक आकर उसके D कक्षकों के लिए प्रबल क्रिस्टल क्षेत्र उत्पन्न कर सकेंगे। तो अब इस कंडीशन में जब उसका लिगेंड का साइज छोटा है तो वो ज़्यादा निकट वो मेटल के आयन के या मेटल एटम के नज़दीक आ पाएगा, और जो D कक्षक उनके उनको वो ज़्यादा स्ट्रांगली वो रिपेल करेगा, तो डेल्टा की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लिगेंड का जो छोटा आकार होता है
वो उसकी जो ध्रुवण शक्ति जो है वो जो है लिगेंड्स के मतलब लिगेंड्स का छोटा आकार और उसकी ध्रुवण शक्ति जो है वो पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर डेल्टा की वैल्यू को इफेक्ट करती है। उदाहरण के लिए जैसे हम देख सकते हैं फ्लोरीन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड का ये 4 प्रकार के जो है वो लिगेंड्स हैं। इसमें से फ्लोराइड लिगेंड जो है वो सबसे छोटा है, तो क्योंकि ये लिगेंड का साइज सबसे छोटा है इसलिए ये मेटल के उतना ही नज़दीक जाएगा, तो इसलिए जो इसके द्वारा जो उत्पन्न CFSE की वैल्यू जो है वो सबसे अधिक होगी। तो हम फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड में ये कह सकते हैं फ्लोराइड जहाँ पर भी लिगेंड के रूप में मौजूद है उसके लिए CFSE की मान जो है वो अधिक होता है क्लोराइड के से जब उसको हम कंपेयर करते हैं उसके संदर्भ में, और उसकी वैल्यू जो है वो ब्रोमाइड से ज़्यादा होती है और ब्रोमाइड की वैल्यू जो है वो आयोडाइड से अधिक होती है। तो इस तरह से ये इस ऑर्डर में ये डिक्रीज होती है। इसके बाद यदि 2 लिगेंड लगभग समान आकार के हैं तो अधिक आवेश वाला लिगेंड जो होता है वो अधिक ध्रुवणशील होगा, यानी कि जिस लिगेंड का जो है पर चार्ज ज़्यादा है वो उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, वो पोलराइजेशन जो है वो करेगा, जिससे यह लिगेंड क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा के मान में वृद्धि कर देगा। तो उसकी जो हायर चार्ज जो है वो लिगेंड पर होगा तो CFSE की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी अगर दोनों लिगेंड्स जो हैं वो समान आकार के हैं। तो ये बात हुई लिगेंड के बारे में, उसके साइज के बारे में और पोलराइजेबिलिटी के बारे में। दूसरा फैक्टर जो है जो कि इसी के लिगेंड्स के संबंध में है वो है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। जिन लिगेंडों के लिए डेल्टा का मान कम होता है वो दुर्बल लिगेंड तथा जिन लिगेंडों के लिए डेल्टा का मान उच्च होता है वो प्रबल लिगेंड कहलाते हैं। अर्थात लिगेंड जो है वो उच्च मान वाला यानी हाई फील्ड है या लो फील्ड है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, प्रबल है या दुर्बल है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि वो किसी मेटल के साथ में जब वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो वो जो है उसके CFSE जो है उसकी वैल्यू पर वो डिसाइड करेगा, यानी कि उसके द्वारा जो की गई स्प्लिटिंग है उसकी स्प्लिटिंग की वैल्यू जो है वो कितनी है। अगर वो ज़्यादा स्प्लिटिंग करता है तो उसको हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहते हैं या प्रबल क्षेत्र लिगेंड कहते हैं, और अगर वो कम करता है तो उसको हम दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कहते हैं। तो कुछ सामान्य लिगेंडों को उनकी बढ़ती हुई सामर्थ्य के अनुसार एक श्रेणी बनाई गई है जिसे स्पेक्ट्रो रसायन श्रृंखला कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि लिगेंड्स को हमने उनके सामर्थ्य के हिसाब से, उनकी वो किस हिसाब से जो है वो स्प्लिटिंग करते हैं उसकी शक्ति के हिसाब से उसको एक सीरीज के अंदर एक श्रेणी के रूप में अरेंज किया है, जिसी को हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जो होता है वो डिफरेंट लिगेंड्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ, यानी उनकी घटती हुई जो है उसकी प्रबलता के क्रम में वो जो है वो अरेंज होते हैं। तो देखिए सबसे ऊपर जो है सबसे आगे जो आता है वो आता है CO, यानी जिसको हम कहते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप जो है, फिर उसके बाद में है CN साइनाइड, फिर नाइट्रो, फिर इसी प्रकार से ये डाईपिरिडीन, फिर उसके बाद में सल्फाइड, पिरिडीन, अमोनिया, इस तरह से ये घटते हैं और अंत में जो है हमारे जो है हेलोजन सीरीज आती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो लेफ्ट हैंड साइड में जो लिगेंड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं और जो राइट हैंड साइड में यानी कि लास्ट में जो लिगेंड्स आता है वो वीक है। अतः CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड आदि लिगेंड अपने प्रबल क्षेत्र के कारण डेल्टा का मान उच्च कर देते हैं। दाईं ओर चलने पर डेल्टा के मान में कमी आने लगती है तथा हैलाइड बहुत दुर्बल लिगेंड हो जाते हैं। तो इसमें जो हैलाइड्स हैं वो क्या हैं, वो वीक लिगेंड्स हैं। अब ये देखिए कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि इसको स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रृंखला क्यों कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो स्पेक्ट्रा जो है जो कि लिगेंड्स का और मेटल का कॉम्प्लेक्स बनने पर जो बनता है उस स्पेक्ट्रा से हम क्या करते हैं, हम ये डेल्टा की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए क्योंकि स्पेक्ट्रा के आधार पर ये वैल्यू कैलकुलेट की जाती है और उसके आधार पर ये श्रृंखला बनाई गई है जो कि एक प्रायोगिक मान के आधार पर है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रृंखला या स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी कहते हैं।
तो स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी का निर्माण विभिन्न संकुलों के स्पेक्ट्रमी अध्ययन से किया गया है, अर्थात यह श्रृंखला प्रायोगिक मानों के आधार पर बनाई गई है। यानी कि हम क्या करते हैं, हमने डिफरेंट लिगेंड्स लिए और उनके लिगेंड्स को लेने के पश्चात उनके स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड किए और उस स्पेक्ट्रा के माध्यम से हमने डेल्टा की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की। तो जो डेल्टा की वैल्यू जिसके लिए जितना ज़्यादा होगी यानी कि वो लिगेंड जो है वो उतना ही स्ट्रांग होगा। तो इस तरह से ये प्रायोगिक मानों को ज्ञात करके ये श्रृंखला जो है जो कि स्पेक्ट्रा के एनालिसिस से मिलती है, इसलिए इसको हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। तो देखिए इसी प्रकार की एक श्रृंखला में धातु आयनों को भी व्यवस्थित किया जा सकता है। तो जिस तरह से हमने देखा कि एक ही मेटल लिया लेकिन लिगेंड्स हमने अलग अलग लिए और उसके कॉम्प्लेक्सेस को हमने स्टडी किया और उसके लिए जो हमने एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई, इसी तरह से हम एक सिंगल लिगेंड के साथ डिफरेंट मेटल्स को हम जो है लेते हुए उनको भी हम इसी प्रकार से प्रायोगिक रूप से उनके मान को ज्ञात करके एक श्रृंखला के रूप में उसे व्यवस्थित कर सकते हैं, जिसमें जो लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं ओर है उसके लिए जो है क्रिस्टल फील्ड CFSE की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है और जो दाईं ओर है उसके लिए वो वैल्यू जो होती है वो कम होती है। तो हम तो कह सकते हैं कि प्लेटिनम 4+, इरिडियम, पैलेडियम, रोडियम, मैंगनीज 4 ये सब जो है ये एक तरह से क्या है, वो हाई फील्ड जो है वो मेटल आयंस हैं जिनकी के लिए जो है डेल्टा की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है और कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज इनके लिए जो है डेल्टा की वैल्यू कम होती है, जो कि इस सीरीज के राइट हैंड साइड में आते हैं। फिर तीसरा फैक्टर जो है जो कि CFSE को प्रभावित करता है या क्रिस्टल क्षेत्र पैरामीटर को प्रभावित करने वाले कारकों में जो एक कारक है वो है संकुल की ज्यामिति, यानी जिसको हम कहते हैं ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो अष्टफलकीय संकुलों में 6 लिगेंड जब धातु की ओर बढ़ते हैं तो वह EG कक्षकों से सीधा टकराते हैं, जिससे इनके मध्य अत्यधिक प्रतिकर्षण होता है और डेल्टा O का मान बढ़ जाता है। तो देखिए जब 8 लिगेंड्स जो हैं, जब ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेस में जब 8 लिगेंड्स जो हैं वो मेटल की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, EG जो है उनकी एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी और T2G की एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। तो इस कारण से क्या होता है, जबकि चतुष्फलकीय संकुल में धातु आयन की तरफ बढ़ते हैं तो T2G कक्षकों से सीधा नहीं टकराते, जिससे इनके मध्य प्रतिकर्षण जो है वो कम होता है तथा डेल्टा T का मान भी कम होता है। तो हम क्या देखते हैं कि EG और T2G के बीच में जो एनर्जी गैप है वो ज़्यादा है ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेस में, और T2G और E के बीच में, T2 और E के बीच में जो एनर्जी गैप है वो कम होता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि उसमें प्रतिकर्षण का मान जो होता है वो कम होता है। ऐसा इसलिए, जिसको हमने देखा था डेल्टा T = 4/9 डेल्टा O, हमने इस रिलेशनशिप को भी पढ़ा, जिससे इनके मध्य प्रतिकर्षण कम होता है और डेल्टा T का मान भी कम होता है। इसलिए जो है वो जो चतुष्फलकीय संकुल होते हैं वो सभी संकुल जो होते हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं, यानी उच्च चक्रण वाले वो होते हैं। अतः जब अष्टफलकीय संकुल बनता है तो 3 T2G कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर में जाते हैं, जबकि 2 EG कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। निम्न ऊर्जा के अधिक कक्षक होने के कारण अधिकांश इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तरों के कक्षकों में जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि T2G की एनर्जी जो है कम है और EG की ज़्यादा है, तो पहले तो T2G भरे जाएंगे, तो इसलिए क्या होगा, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसमें समाहित किए जा सकते हैं। तो निम्न ऊर्जा के अधिक कक्षक होने के कारण अधिकांश इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तरों के कक्षकों में चले जाते हैं, जिससे अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसलिए एनर्जी जो होती है वो ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेस में ज़्यादा रिलीज होती है एज कम्पेयर टू अदर। अतः डेल्टा O का मान जो है वो उच्च होता है। तो डेल्टा O इज ग्रेटर देन डेल्टा T, ये बात हमने कर ली। लेकिन हमने पिछले बार जब लेक्चर में हमने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की जो है स्प्लिटिंग के संबंध में बात की थी, तब हमने देखा था कि डेल्टा SP की वैल्यू जो होती है वो 1.3 डेल्टा O होती है, यानी कि ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेस से भी डेल्टा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो है वो ज़्यादा होती है। तो वर्ग समतलीय, चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय क्षेत्रों के डेल्टा के मानों में निम्न प्रकार का संबंध होता है। तो इसमें अपन डेल्टा O यानी ऑक्टाइडल के लिए जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वैल्यू है उसको हमने एक इकाई मान लिया।
तो डेल्टा ओ जो है उसके से अगर हम कंपेयर करेंगे तो डेल्टा एस पी की वैल्यू जो होती है वो 1.3 डेल्टा ओ होती है और डेल्टा टी की वैल्यू जो होती है वो 0.45 डेल्टा ओ होती है। तो इस तरह से हम तीनों की क्रिस्टल फील्ड एनर्जी को कंपेयर कर सकते हैं, यानी 1.30 डेल्टा ओ एंड 0.45 डेल्टा जीरो। तो ये इस प्रकार से जो विभिन्न कारक हैं जो कि क्रिस्टल फील्ड को प्रभावित करते हैं, द फैक्टर्स इफेक्टिंग CFSE कहते हैं। और इसके बाद संबंध में अक्सर जो है वो बड़ा क्वेश्चन जो है, बड़ा ऐसे टाइप क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जाता है। और इसके अलावा इससे संबंधित कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी जो हैं वो पूछे जाते हैं कि किस कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE का मान ज़्यादा है, कौन ज़्यादा स्थायी होगा, कौन अस्थायी होगा। तो वो हम जो है विभिन्न कारकों के संबंध में जो हमने फंडामेंटल बातें की हैं उसके आधार पर इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है वो हम दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके पश्चात जो है अगले टर्न पे हम बात करेंगे कि CFT के अनुप्रयोग जो है वो क्या हैं, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ CFT। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।